बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मेरे साथ आज रफ़ीक अहमद अख्तर साहब हैं, जो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब के साहबजादे हैं और आप पैदाइशी तौर पे अहमदी। इसके साथ ही आपने जब तक़सीम पाकिस्तान के बाद लाहौर तशरीफ़ ले आए, लाहौर के बाद आपके वालिद ने आपको तालीम के सिलसिले में रवा भेज दिया। आपका रवे पर और रवे के माहौल पर गहरी नज़र है। अपने हालात व वाक़यात ये खुद बताएंगे कि क्या है, अहमदियत से मुतनफ़र हुए तो क्यों हुए, क्या मिर्ज़ा साहब की तालीम की वजह से हुए, क्या मिर्ज़ा साहब की किताबों को इनका मुताला किया इन्होंने या नहीं किया, या जमात के माहौल से, इखलाकियात से जब मुतनफ़र हुए। ये तमाम बातें हम रफ़ीक साहब की ज़बानी जानते हैं। रफ़ीक साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप हमारे अहमदी और मुसलमान दोस्तों के साथ अपने हालात व वाक़यात और ख़यालात को शेयर करेंगे और ये हमें बताएंगे कि आपने अहमदियत से मुतनफ़र क्यों हुए, कितना अर्सा अहमदियत में गुजारा, मिर्ज़ा साहब की तालीम ने आपको बदला या आपको मजबूर किया कि ये तालीम ठीक नहीं, छोड़ दें, या आपको माहौल ने, इस निज़ाम ने, इस ख़ानदान ने ये मुतनफ़र किया कि आप इसको छोड़ देंगे। आप बताना पसंद फरमाएंगे। अपने बारे में पहले तारफ़ करा दीजिए, उसके बारे में इस चीज़ के फरमाइए कि क्या वजह थी कि आप इस अहमदियत से मुतनफ़र हुए। एक तो सबसे पहले ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त बचपन की काफ़ी शार्प है। मुझे जब मैं 3 माह का था और मैंने अपने नाना को देखा और उसके बाद वो फौत हो गए, हम अपने वाले साहब जहाँ थे वहाँ चले गए। मुझे अभी तक उनका चेहरा जो है वो एक झलक मेरे जहन में है। तो उसके बाद जो अहमदियत के ताल्लुक से जो मैं जानता हूँ वो ये है कि मेरे वाले साहब मिलिट्री में डॉक्टर थे और इनको फौज में अंग्रेज़ों ने दूसरी जंग अज़ीम में समंदर पार भेजा और जब ये वापस आए तो फिर हम जब भी जलसा होता था तो जहाँ भी वाले साहब होते थे वो हम जलसा पर जाया करते थे। तो वो मेले का माहौल बहुत अच्छा लगा करता था। तो वो लेकिन ये है कि असल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान आने के बाद, मैं जब 5वीं छठी जमात में था और मेरे वालिद साहब लाहौर छावनी के CMH अस्पताल में मुतय्यन थे और उस वक्त रबवा का कोई तसव्वुर नहीं था। तो जलसा जोधामल बिल्डिंग रतन बाग में हुआ करता था और जुमा की नमाज जो है वो दिल्ली दरवाज़ा में होती थी। तो वो तब की जो याददाश्तें हैं वो मेरे जहन में बहुत महफूज है। और उस वक्त ऐसे है कि जैसे मेरा जहन जो है वो तजिया करता था और जो चीज़ें मुझे शुरू से ही वो मुझे यूं लगता था कि इनके अंदर कोई गड़बड़ है। सबसे पहले ये कि जो मेरा जो सबसे पहली याददाश्त ने मुझे धचका लगाया वो दिल्ली दरवाज़ा में एक जुमा के मौका पर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद एक गोरे यूरोपियन को साथ खड़ा करके उसने लोगों को जोश दिलाया कि अगर तुम लोग कुर्बानियां नहीं करोगे तो अल्लाह एक और कौम को ले आएगा। और उसके बाद में नारे लगने शुरू हुए। तो उस वक्त मैं 5वीं छठी जमात में था, लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये और फिर उसके बाद जो उस शख्स के मतलब मुझे रबवा में पता लगा वो उससे एक मेरे जहन में एक सिलसिला शुरू हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोशर नहीं। उस बंदे का क्या नाम था? कोई आप नाम बता सकते हैं? उस बंदे का क्या नाम था? वो शख्स जर्मन था और उसका जर्मन कोई नाम था, उसके साथ कुंजे था और इसका फिर इस्लामी नाम अब्दुल रखा गया और ये अब्दुल कुंजे कहलाता था। अच्छा, ये तो हो गई। फिर जब आप क्या रवा में तालीम के लिए आए? हाँ, लाहौर छावनी में जब मैं 8वीं जमात मैंने पास की तो मेरे वालिद साहब ने दीनी तालीम, दीनी माहौल में
تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے ربوہ بھیج دیا، اور اس وقت وہ تعلیم الاسلام اسکول کا ربوہ میں پہلا سال تھا، اور شروع سے جو مجھے تجربات ہوئے ان سے مجھے بہت دھچکا لگتا تھا، اور میں اپسیٹ ہوتا تھا کہ یہ ابا جان تو اتنے مخلص ہیں، اور جو وہ دین کی اور اخلاقی اچھی باتیں ہمیں سکھاتے رہے ہیں، اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا تعلیم الاسلام کالج میں بھی تعلیم حاصل کی؟ میں نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے میٹرک کیا، اور اس کے بعد کالج وہاں آ گیا تھا، ٹی آئی کالج۔ لیکن یہ ہے کہ جو مجھے یہ خاندان کے جو افراد تھے ان کی رونق اور ان کے جو طور طریقے تھے مجھے پسند نہیں تھے، تو یہ پرنسپل جو تھے مرزا ناصر احمد تھے، اور میں نے جب ان کو پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے یہ کچھ اچھے نہیں لگے، تو میں نے اس وقت ایک میرے اندر بغاوت کا رنگ آ گیا تھا، میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ میں نے اس کالج میں نہیں پڑھنا، اور ابا جان کو فالج ہوا تھا، وہ مجھے بہت کوشش کرتے تھے کہ مجھے راغب کریں، اور پھر میں لاہور جا کے پڑھنا چاہتا تھا، میرے اخراجات بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے، پھر انہوں نے مرزا ناصر سے بات کی، اور مرزا ناصر نے مجھے بلا کے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کیا چما چاٹی کا جو اس طرح طریقہ، اس سے مجھے راغب کرنے کی کوشش کی، مطلب پیار سے آپ کو دلاسا دیا، بہلایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ یہیں پر نہیں۔ تو آپ کو کیا چیز تنگ کرتی تھی، کیا بادر کرتی، کیا ربوہ کا ماحول یا وہاں پہ کچھ اس طرح کی کوئی ایسی کیا چیزیں تھی جو آپ کو مطلب تنگ کرتی تھی؟ وہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ربوہ آیا ہوں ہائی اسکول میں، تو بورڈنگ ہاؤس میں نے دیکھا کہ اخلاقی گڑبڑیں، جنسی بے راغبیاں جو تھیں وہ وہاں کا ماحول تھا۔ مطلب لڑکوں کا آپس میں، یا مطلب وہاں پہ مطلب استادوں کا، یا بڑے جو آپ کہہ لیں لوگ ہیں انصار کے ان کا، یا مولوی صاحبان کا مطلب لڑکوں کے ساتھ؟ وہ یہ ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں یہ جو ہم جنس پرستی، اس کے عام واقعات سننے میں آتے تھے لڑکے آپس میں۔ جی ہاں۔ اچھا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو تنظیم ہے یہ باہر سے غیر ملکیوں کو لے کے آتے تھے، ان میں سے کئی جو تھے میرے ساتھ بورڈنگ میں تھے، تو میں کہتا تھا کہ انہیں یہ دین کی خاطر لائے ہیں، لیکن یہ بھی جو ان کے ساتھ مل کے حرکات کر رہے ہیں، مثلا یہ ہے کہ جو وہاں کے ربوہ کے لڑکے جو تھے وہ ان کو جو باتیں پہلی سکھاتے تھے وہ جنسی الفاظ ہوتے تھے، گندے الفاظ، اور ان کو بھی میں نے دیکھا، مثلا سمالی لینڈ سے دو تھے، اور افریقہ وہ گانا سے تھے، اور ایک عرب بچہ تھا علی امین جو سیرالون سے تھا، اور میں ان سب کے بہت قریب تھا، تو وہ جو یہ سب جو تھے بد کردار تھے، میں نے دیکھا کہ یہ بھی ہومو سیکشولیٹی میں انوالو۔ مطلب جب کہہ رہے ہیں کہ یہ انوالو تھے، یہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا آپ ان میں سے کوئی وہ پرومیننٹ لوگ جو کہ جن کو کہ احمدی لوگ جانتے ہوں، یا سوسائٹی کے اندر احمدی جماعت کے اندر جانے پہچانے ہو، کیا وہ لوگ مطلب ان کا کچھ بتا سکتے ہیں کسی کا؟ ایک تو دیکھیے کہ استادوں میں بھی اور مولویوں میں بھی وہاں پر یہ عام طریق تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ گلے ملتے تھے، اور جب گلے ملتے تھے مجھے بھی جو تجربات ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ اگر سب استاد نہیں، بیچ میں نیک استاد بھی تھے، لیکن جو گڑبڑ تھے وہ آپ سے جب گلے مل رہے ہیں، اور مولویوں کی اکثریت جب گلے مل رہے ہیں، تو آپ ایک دم شوق ہوتے تھے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے، یعنی آپ کو وہ جو جسم کی سختی سے وہ اندازہ ہو جاتا تھا، اور کہ یہ کیا اس شخص کی نیت ہے۔ کیا میں اگر یہ آپ سے سوال کروں کہ رفیق صاحب کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی نے کوئی زیادتی یا اس طرح کا رویہ رکھنے کی کوشش کی، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کے دیکھیے کئی واقعات ہوئے۔ اچھا، مطلب آپ کے ساتھ یہ ہوا واقعات؟ اوکے۔ یعنی ان میں مبلغ اور مولوی، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ ابا جان کو فالج ہوا تھا، اور وہ
बीमारी की हालत में भी वो बहुत दीनी कामों में, लिखने लिखाने में मसरूफ रहते थे, और मुझे वो कोई ना कोई तहरीर देकर कभी दफ्तरों में, कभी किसी के पास भेजते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक तहरीर दे के, जो उस वक्त के नाज़र उमर आमा थे, वो मैं नामों का जिक्र करने से इज्तनाब करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो मिलिट्री के रिटायर्ड कैप्टन थे। अच्छा। और उनका घर जो है वो रेलवे लाइन से, हमारे घर से अपोजिट था। तो मैं जब वो लेके गया, और वो शख्स जो है उसकी 3 बीवियां थी, तो मैं जब घर में गया तो वो अकेला था। उस वक्त मेरा ख्याल है कि मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। तो मतलब आपकी 15-16 साल उम्र होगी? यहाँ 16 का समझ लें, 15 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया। तो मैंने देखा कि उस शख्स की नीयत खराब, और उसने पहले ही मेरे अंदर आते ही उसने कुंडी लगा दी। तो जब वो कपड़े उसने उतार दिए तो मैं एकदम फिर मैंने कुंडी खोल के मैं भागा हूं वहां से, और रेलवे लाइन की तरफ मैं अंधाधुंध भागता चला गया। तो इस वाक़े का जिक्र आपने अपने वालिद साहब से किया? नहीं, वो असल में यही देखिए, यही जो हमारे घरों में ये है, और हमारे वालिदैन, और वो मतलब जो वहाँ का खौफ जो होता वो है, ये है कि असल में नफ्सियात जो है वो हमारे बड़े भी उससे आरी होते हैं। असल में ये होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए बच्चे के साथ सही नफ्सियात इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बुजुर्ग इससे आरी होते हैं। अच्छा, ये जो रफीक साहब आपके दौर में और आपके वक़्त में वहाँ पे इज्तिमा भी होते होंगे, जलसा सालाना भी रब्वा में होता होगा, इज्तिमा भी होते होंगे, तो उस वक़्त इज्तिमा आपको अगर याद हो कि खुदामुल अहमदिया और इत्फालुल अहमदिया का इज्तिमा जो है वो इकट्ठा होता था, गो के साथ में नासरात और लजना का भी होता था, लेकिन जो खैमे होते थे इत्फाल और अंसार के खुदाम के, ये इकट्ठे होते थे। तो क्या आपने उसमें भी किसी ऐसा वाकया जिसमें बाज प्रोमिनेंट लोग जो हैं, मतलब जिनको आप जानते हो, जो आज खासे मतलब नाम रखते हो, उनमें को भी आपने उस उम्र में मतलब किसी ऐसे फेल में मुलव्वस पाया किसी को? देखिए, मैं आपसे यहाँ ना मैं स्कूल से शुरू करता हूँ। एक तो ये है कि जब मैं हाई स्कूल में था, तो और फिर एफए करने के बाद मेरे वालिद साहब को फालिज हुआ, और मेरा जो तालीम का जो सिलसिला था 1-2 साल के लिए मुनक़ते हो गया। 1 साल मैंने तालीमुल इस्लाम स्कूल में पढ़ाया, और उस वक्त मेरे 2 क्लास फेलो कॉलेज के, वो भी मेरे कुलीग थे। उनमें से एक खानदान का लड़का था, और दूसरा जो था वो हमारे बहुत नेक और बुजुर्ग और काबिल फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बेरा के रहने वाले, उनका बेटा था। ऐसे हुआ कि अब ये जो दोनों उस्ताद थे, इनके पास लीडिंग पोजीशन थी स्कूल में। तो एक केस हेडमास्टर के बच्चे के लड़के का हम जिन्स परस्ती का उनके इल्म में आया, तो उन्होंने क्यूरोसिटी समझ लें या जो भी है, क्योंकि उन दोनों में से एक शख्स जो है वो खुद भी हम जिन्स परस्त था, जो कि हमारे जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, जो खुद बहुत नेक थे, लेकिन उनका लड़का जो था वो खुद भी हम जिन्स परस्त था। उस वक्त वो उस्ताद था। तो मैं उसी वक्त सोच रहा था कि ये इस मामले में दिलचस्पी किस लिए ले रहे हैं, क्या ये वाकई डिसिप्लिन की वजह से या इखलाकी कदरों की वजह से? उसको मैं हल नहीं कर सका। उनमें से जो खानदान का लड़का था, वो मैं समझता हूँ कि पूरे खानदान के नौजवानों में मेरा उसके बारे में अच्छा तासुर था। लेकिन वो जो दूसरा कुलीग था, वो अब भी मौजूद है, वो और अमेरिका में है, और वो बड़ा अपने आप को मतलब अदीब समझता है, और था भी। तो इन दोनों ने उस केस को फॉलो करना शुरू किया। स्कूल के तकरीबन 70% तलबा उनकी लिस्ट में इसमें इन्वॉल्व निकले, और तकरीबन 45% उस्ताद।
आधे से कम उस्ताद भी इस मामले में। हाँ, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि कोई आप खास वाक्य की तरफ इशारा या उसकी निशानदेही कर सकते हैं जो आपने मतलब इज्तिमा पे या किसी जलसे पे मतलब आज की जो प्रोमिनेंट कोई शख्सियत है उसके बारे में मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, और है मेरे इल्म में है, लेकिन उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जब मैं कॉलेज में था, नहीं बल्कि हाई स्कूल ही में था। बस ये ख्याल रखिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है हमारे टाइम के लिहाज से, इसमें आप तो वो ये है कि मेरे इल्म में एक कराची का लड़का जो कि खानदान के लड़कों के साथ बहुत मिला जुला करता था, वो मेरा भी दोस्त बन गया। और एक दफा मुझे वो तहरीक के क्वार्टरों में लेके गया और वहाँ जो अब्दुशकुर कुंजे था वो भी, और लड़के भी थे, पठान लड़के थे वहाँ के फ्रंटियर के। तो मुझे वहाँ पता लग गया था कि ये यहाँ गंद होता है। और वो कुंजे जो है वो मेरे साथ भी गले मिला और वो ना उसका सांस ऊपर नीचे हो रहा था। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो है ना ये कोई हरकत करना चाह रहा है, इसकी नीयत कुछ है, कुछ नहीं। अच्छा, तो वो जो उस लड़के का नाम कराची का था, वो उसका नाम मुनव्वर नमी था और मैं नहीं सॉरी मुनव्वर कराची था। और उसके बारे में जहां तक मैं जानता हूँ कि वो अमेरिका के मुबल्लिग गालिबन खलीलुर रहमान उनका वो भतीजा था। तो मेरा बहुत बेतकल्लफ दोस्त बन गया। उसने मुझे खानदान के बारे में बताया कि ये लोग रफीक अल्लाह कसम ये अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हैं। और उसने मुझे एक वाकयात बताया कि खानदान उनके घरों में आना जाना था उसका। वो कहता है कि मैं एक दफा वो जिसको कसरे खिलाफत कहते हैं वहां गया, तो वहां जो गुज़श्ता खलीफा हैं उनमें से एक खलीफा की बहन लेटी हुई थी और उसका सौतेले भाई का बेटा जो था उसको फॉन्डलिंग कर रहा था, यानी कि उसकी छातियों से खेलना था। और इसने ये वो चीज ऑब्जर्व की और वो उसको खिलखिलियां करते हुए कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी फूफी हूँ? उसने कहा तो फिर क्या है, तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा है। तो वो जो मिर्जा वो जो मुनव्वर कराची लड़का था, उससे मुझे बहुत पता लगा कि इस खानदान में बहुत गंद है। और वाकयात हैं वो जो आपने पूछा है कि आपने खुद भी देखा है कोई ऐसा वाकया? जी हाँ, वो ये है कि मैंने एक दफा इज्तिमा में, हमसे गालिबन तीसरा के चौथा टेंट था जिसमें ये खानदान के लड़के थे। तो एक दफा मैं किसी काम से वहां गया और मैंने ये जो मौजूदा खलीफा हैं इनका एक भाई जो कि मरहूम हो चुका हुआ है और भी खानदान के लड़के जो थे और उसमें कोई बाहर के भी लड़के थे, इनको मैंने ऐसी हालत में देखा कि साफ पता लगता है कि ये था कि ये कोई गड़बड़ हो रही है। नहीं, किसको हालत में? इसको मौजूदा खलीफा को या इसके भाई को? इसको मैंने गालिबन उससे अगले में देखा। अगले एक दफा मैं इनके खैमे में गया और इसको भी मैंने देखा कि ये किसी मर्द के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। ये मौजूदा मतलब अगर हम इस चीज को डिटेल से मतलब वाज़े अल्फाज में ये बात करें कि मौजूदा खलीफा जो मिर्जा मसरूर हैं, इसको आपने देखा किसी दूसरे अपनी से बड़ी उम्र के मर्द के साथ कि ये आपस में दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि देखे मेरी उम्र ऐसी थी और मैं ऐसी चीज से बहुत नर्वस हो जाता था, मैं एकदम वहां से भाग आया। लेकिन मेरे जहन में अल्लाह शाहिद है, या पूरे होशो हवास से, हाँ कि अल्लाह शाहिद है कह रहे हैं आप सही कि मेरे जहन में कोई शुबा नहीं है कि ये शख्स जो है ये छोटी उम्र में इन चीजों में मुलव्वस रहा। मतलब ये मोलेस्ट हुआ है, मतलब ये छोटी उम्र। हाँ, ये जी अक्सर इनमें जो है देखें, ये खानदान जो है ना, क्योंकि हमारा इस खानदान से एक दूर से रिश्ता भी बाद में बना है, वो अगले इंटरव्यू में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा मफसल। तो क्योंकि आपने अभी टाइम नहीं है इस इंटरव्यू में, लेकिन ये है कि इस खानदान के मैंने इनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई हुई है और मैं जो एक रिश्ता जो हमारा हुआ मेरी बहन का, ये जो सैयद खानदान है वलीउल्लाह शाह का, उनमें उनका रिश्ता हुआ और मेरी बहन का, और उसके ससुराल का भी इनके साथ रिश्ता था।
तो इस ताल्लुक से मुझे बहुत बातों का इल्म है। रफीक साहब, ये बातें हम अपने दूसरे हिस्से में, आपके दूसरे इंटरव्यू के हिस्से में करेंगे, लेकिन एक बात जो आपने यहाँ पे बयान की है उसको मतलब मैं आपसे वाज़े तौर पे ये सुनते हुए कि देखें, इस वक्त जो मौजूदा खलीफा हैं और जो पहले गुजर चुके हैं वो अहमदियों के लिए एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उनके रूहानी बाप हैं, उनके रूहानी भाई हैं, उनके रूहानी दादा हैं, मतलब उनके लिए उनका बहुत आला मुकाम है। ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं बाहोशो हवास और खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इनके हाथ पे बैत की हुई है और इसको एक खुदा का बनाया हुआ खलीफा और नेक इंसान समझते हुए की है। लेकिन जो आपने उसकी हालत बयान की है वो उस शख्स का किरदार जो है, इस पे दो सवाल उठते हैं कि क्या खुदा ऐसे लोगों को भी खलीफा बनाता है? क्या ऐसे लोग भी ऐसे इनके रूहानी तौर पे बाप या रूहानी मुकाम पे फायज हो सकते हैं? ये चीजें में रखिएगा। अच्छा देखिए, ना सिर्फ ये मौजूदा खलीफा बल्कि दो और खलीफा मेरा जो काफी देर कयाम रहा रबवा में, और वहां पर जगह जगह जो बातें सुनने में आती थी, उनमें से एक तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में एक मारूफ वाकया है कि ये जब हाई स्कूल में था तो इसका किसी लड़के के साथ स्कैंडल हुआ, तो उसके ऊपर अमूर अम्मा वगैरह वाला ने कुछ सरसरी एक्शन लेना होगा। वो एक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी वालदा, जिसको ये एमडी जो हैं वो हजरत अम्मा जान कहते थे, वो उन्होंने कहा कि बच्चा है, इसे माफ कर दें। ये चीज मैंने कोई 1 दर्जन जराए से सुनी है, और ये चीजें जो हैं लोगों के जहनों में होती हैं। रफीक साहब, मैं यहाँ पे चूंकि वक्त है, इसको दूसरे हिस्से में ले आएंगे आपके इंटरव्यू में, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, एक वाकया होता है शुनीद कि हमने सुना हुआ है, और एक वाकया होता है दीद कि हमने देखा हुआ है। हमने जो बात पहले की है वो दीद की बात की है कि देखा है आपने उनको, राइट? सुनिए, इस ताल्लुक से मैं आगे जो, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद दूसरे खलीफा सानी है, उनका आपने वाकया सुना हुआ है, बहुत से लोगों से सुना और मोतबर अहबाब से सुना। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपसे दूसरे आपके इंटरव्यू के हिस्से में इस पे डिटेल में बात करेंगे, जिसमें मिर्जा बशीरुद्दीन और दीगर जो रबवा के मोतबर लोग हैं जिनके बारे में बातें होंगी, जो उस वक्त आपकी उम्र में जवान होंगे, उस वक्त जो आपके इस वक्त हम उम्र लोग अभी जिंदा हैं, उनके बारे में बात होगी। अजीज दोस्तों, ये रफीक साहब हमें जो बता रहे थे, ये जैसा कि आपने सुना, ये बिल्कुल आजकल ये यहाँ कनाडा के अंदर यहाँ की एक हफ्ता रोजा उर्दू अखबार उर्दू पोस्ट के अंदर कालम निगार हैं, ये लिखते हैं, और जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने पूरे यकीन के साथ आपको ये बात बता रहे हैं। हम बकाया जो चीजें हैं वो इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपका शुक्रिया।